नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अपठित गद्यांश और पद्यांश। परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फिर हिंदी हो या कोई और भाषा हो। तो अपठित का मतलब होता है वो गद्यांश या वो पद्यांश जो हमने उस कक्षा में नहीं पढ़ा है। मान लीजिए मैं अगर बात करूं कि 10वीं कक्षा की बात करूं या 9वीं कक्षा की बात करूं, तो 9वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में जो गद्यांश या पद्यांश होगा वो 9वीं कक्षा की बुक्स से नहीं आएगा। वो किसी और बुक्स, और का मतलब 11वीं 12वीं की बुक से हो सकता है, 6ठी 7वीं 8वीं किताबों से हो सकता है, या अन्य किसी और बुक से हो सकता है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसमें से नहीं होगा उस कक्षा में। इस बात का आप ध्यान दें। तो कितनी बार क्या होता है, कक्षा 8वीं का पेपर आया और उसमें वो गद्यांश आ गए या फिर वो कविता आ गई जो उन्होंने कक्षा 6ठी में पढ़ी थी या 7वीं में पढ़ी थी। तो मेरा कहना ये है कि आप अपनी कक्षा के अलावा जो और कक्षाएं हैं, 6ठी 7वीं 8वीं जो भी है, तो उनकी जो कविताएं हैं कम से कम उनको आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, कम से कम 10-15 नंबर के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। बच्चों का मानना क्या है कि हाँ आएगा और जो आएगा ढूंढ के लिख देंगे। अगर आप कुछ विशेष प्रयास करें तो हम इसमें पूरे में से पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है रीडिंग की आदत हम डालें। जो भी किताबें हैं, अखबार है, पुराने जो पेपर है, उनको हम रीडिंग करें, बार बार उनको पढ़ें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गद्यांश पद्यांश जो कि त्यों आपको मिल जाते हैं। आपकी जो रेफरेंस बुक है, सैंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, उनके जो गद्यांश पद्यांश हैं उनको आप पढ़ें। पुराने पेपर जो है उनको पढ़ें, जो इस वर्ष के लिए हैं उनको पढ़ें, दूसरी कक्षाओं में जो गद्यांश पद्यांश बच्चों के आ गए उनको पढ़ें। अब अगर परीक्षा में जैसे पेपर देने गए और वहाँ पे गद्यांश या पद्यांश दोनों भी आते हैं, कभी एक भी आता है, हम जब उनका उत्तर देंगे, कॉपी में लिखेंगे, तो उस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे आपने गद्यांश देखा या पद्यांश देखा, सबसे पहला काम क्या करें, गद्यांश को पढ़ने से पूर्व, विशेष बात है, गद्यांश को पढ़ने से पूर्व उस गद्यांश या पद्यांश पर आधारित उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं 4-5, उन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पहला काम, गद्यांश को बाद में पढ़ो, पहले उसके प्रश्नों को एक बार आप ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपके दिमाग में वो प्रश्न रहेंगे। उसके बाद फिर जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो हो सकता है, क्योंकि प्रश्न आपके दिमाग में है, तो कुछ प्रश्नों का उत्तर बिना समय खर्च किए आपको उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाता है। अगर आप सहमत हो तो प्रश्न आपके दिमाग में है, जैसे आपने पढ़ा और आपको लगा कि हाँ ये तो उसका उत्तर है, और आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, आपने अपनी कॉपी में लिख दिया, आपको उसका आंसर मिल गया, आपका समय बच गया। ये समय आपके आगे उसमें काम देगा पेपर में। तीसरी बात, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि जो पेपर है उस गद्यांश को एक एक शब्द को आप पढ़ें। अब ध्यान से पढ़ने का मतलब होता है कि पढ़ने की जो गति है उसको आप धीमा रखें, स्पीडली नहीं पढ़ें, आराम से एक एक शब्द को समझते हुए आप उसको पढ़ते जाएं, धीमी गति रखें पढ़ते समय। फिर मुख्य बात, पढ़ते समय किसी भी प्रकार का दबाव महसूस न करें, मन में डर नहीं हो, घबराहट नहीं हो, कोई चिंता, टेंशन, तनाव नहीं रखें। निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, धीरज के साथ उस गद्यांश या पद्यांश को आप पढ़ें। घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए। फिर जब हमने पढ़ लिया उसको ध्यान से,
तो पढ़ने के बाद ये देखें, ये समझने की कोशिश करें कि वास्तव में लेखक या फिर जो कवि है वो इस गद्यांश या पद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है, किस बात पे वो जोर दे रहा है, क्या समझाने का वो प्रयास कर रहा है। फिर जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखें, उत्तर देते समय बार बार पढ़ने से बचे। ऐसा नहीं हो कि हमने प्रश्न देखा फिर गद्यांश को पढ़ा, फिर प्रश्न देखा फिर गद्यांश को पढ़ा, आपका समय खराब होगा। बार बार गद्यांश को पढ़ने से बचे। फिर सूचनाओं को एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास करें। जैसे मान लो गद्यांश है, उसमें 3 छोटे छोटे पैराग्राफ है, तो पहला पैराग्राफ उसको दूसरे से जोड़ो, दूसरे पैराग्राफ को तीसरे से जोड़ो, मतलब पूरी कहानी हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। फिर अनावश्यक रेखांकित न कर। अब देखो, मुख्य पॉइंट ध्यान रखना, पेन या पेंसिल। जब आप गद्यांश को पढ़ें, आपके हाथ में पेन हो या पेंसिल हो, और क्या करें कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उसमें आपको लगे कि हाँ ये शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ विशेषता है, उन शब्दों को आप क्या करें, रेखांकित, अंडरलाइन करें, जरूरी है, ताकि हम जब उत्तर दें तो हमें वो अंडरलाइन शब्द तुरंत दिख जाए, गद्यांश को बार बार पढ़ने से बच सके। अनावश्यक रेखांकित न करें। अनावश्यक का मतलब होता है, हमारी आदत होती है हर लाइन पे हमने पेन घुमा दिया, इसे हर लाइन पूरी गद्यांश में या पद्यांश में पूरी अंडरलाइन कर दी। अब हम खुद ही संदेह में हैं कि कौन सा शब्द कहाँ है। तो जो शब्द मुख्य है उसी पे आपको अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। फिर जब आपने प्रश्न पढ़ा, मान लो उसके 4 विकल्प दिए हैं, अब आपको लग गया कि ए और सी तो हो ही नहीं सकता, तो उनको तो पहले आप हटा दें, दोनों पे क्रॉस कर दें। अब जो बचे, गलत के अलावा जो बचे, उनको भी ध्यान से आप सोचें कि इन दोनों में से उचित कौन सा है, बिल्कुल सही कौन सा है। फिर लेखक या कवि ने उस गद्यांश या पद्यांश में उसकी राय या उसके विचार जो व्यक्त किए हैं उनको समझने का प्रयास करें। लेखक की राय या विचार को व्यक्त करें, मतलब उत्तर में आपको लग जाए कि हाँ जैसा लेखक कह रहा था वैसा ही इसमें लिखा है, उसी को हमको टिक करना है, उसी को चुनना है। कभी कभी भाषा अनुवाद भी करें, बहुत जरूरी है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि ये सही है या फिर ये सही है। मान लो हिंदी में 2 शब्द आ गए, ये सही है या फिर ये सही है, तो आप वहाँ क्या करो कि दोनों शब्दों का जो अंग्रेजी अनुवाद है या उसके लिए जो अंग्रेजी का शब्द है उसको भी समझने का प्रयास करो। हो सकता है आपकी दुविधा दूर हो जाए, आपकी दुविधा दूर हो जाए। फिर गद्यांश में स्वयं के ज्ञान का समावेश नहीं करें। उस गद्यांश में जो दिया गया है उसी को पढ़ें और उसी के जो प्रश्न हैं उन्हीं के उत्तर में से चुने, अपना दिमाग उसमें ज़्यादा न घुसाएं, क्योंकि अगर आपने अपना भी ज्ञान उसमें झोंक दिया तो फिर आप गलत करने के आसार हो जाएंगे। उसमें संकेतक का उपयोग करें। संकेतक का मतलब वही पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करने वाला काम करें। संकेतक का मतलब ये होता है जो मुख्य शब्द है उनको आपने, जैसे मैंने यहाँ किया है ना, ऐसे आप उसमें मुख्य शब्दों को अंडरलाइन कर दें। 16 पॉइंट क्या है, व्याकरणिक महत्वपूर्ण शब्दावली पर ध्यान दें। उस गद्यांश को पढ़ते समय अगर आपको लगता है कि कोई समास है, संधि है, प्रत्यय है, उपसर्ग है या एकल शब्द है या कुछ और है, तत्सम है, तद्भव है, तो मुहावरा है, तो उसको आप अंडरलाइन जरूर करें, क्योंकि उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और रेखांकित शब्दों पर विशेष ध्यान दें। अगर उस गद्यांश या पद्यांश में एडवांसी कोई शब्द रेखांकित है, बोल्ड है, ब्लैक लाइन कर रखी है उसके नीचे, तो उसको भी आपको विशेष ध्यान देना है, उसको समझने का प्रयास करना है। कभी कभी क्या लगता है कि हाँ ये दोनों उत्तर सही है, लेकिन नहीं, उत्तर तो एक ही सही है। तो फिर दोनों में से भी आपको अपने सूझबूझ से ऐसा हल निकालना है कि हाँ इन दोनों में से ये सही है। कभी कभी क्या लगता है कि सबके सब सही है,
हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मान लो कोई गद्यांश आपको दे दिया, उसका शीर्षक आपसे पूछा, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण का पूरा एक गद्यांश आपको दिया, अब कहा कि उचित शीर्षक हो सकता है, एक दे दिया पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा दे दिया पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तीसरा दे दिया पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम, चौथा दे दिया पर्यावरण प्रदूषण को हटाने के या कम करने के सुझाव। अब आपको लग रहा है कि सबके सब सही है, लेकिन आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जिसमें ये सब बातें आ गई, और वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो तीनों बिंदुओं का भी समावेश उसमें हो गया, मतलब उत्तर वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम अपठित गद्यांश और पद्यांश में एक हद तक उसको 100% सही करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे ज़्यादा है अभ्यास। अगर आप 9वीं 10वीं में हैं तो कम से कम 40-50 अपठित गद्यांश और पद्यांश का अध्याय या फिर अभ्यास आपको करना पड़ेगा। छोटे जो बच्चे छोटी कक्षाओं के हैं उनको भी अभ्यास तो करना पड़ता है। अभ्यास करने से हम उस चीज़ में पारंगत हो जाते हैं। मेरा विश्वास है आप लोग बहुत सारे अपठित गद्यांश और पद्यांशों को पढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में या जो भी आपके भावी एग्जाम हैं उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।